जय हिंद साथियों। सूर्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सूर्यकांत आप सभी को सीटेट स्पेशल के लिए आज गणित सिखाऊंगा। सीटेट में वैसे सीटेट का पाठ्यक्रम ये है कि 150 अंक का परीक्षा होती है और 150 अंक में मैथ आता है, हिंदी आती है, पेडागोजी आती है, संस्कृत या अंग्रेजी आएगी आपको, मतलब 2 लैंग्वेज आपकी मिलेगी और इसके साथ में आपको ईवीएस मिलेगा। तो सभी के लिए 30-30 अंक प्रेशराइज है, 30-30 अंक आपको सभी में पाना है। और 30 अंक की जो मैथ है, मैथ वाला जो अंक है, मैथ में 15 नंबर का आपका सब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 15 नंबर का पेडागोजी आएगा। ठीक है, तो पेडागोजी यानी गणित विषय का जो शिक्षा शास्त्र है, गणित में किस प्रकार से पढ़ाना है या किस प्रकार से टीच करना है बच्चों को, ये चीज 15 नंबर का पूछा जाएगा और 15 नंबर में सब्जेक्टिव आएगा। 15 नंबर जो सब्जेक्टिव आएगा उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे और एक एक दिन में एक एक चैप्टर हम लोग समाप्त करते चलेंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे उसमें संख्या पद्धति, ठीक है, नंबर सिस्टम। और ये नंबर सिस्टम जो है थोड़ा सा अलग होता है और अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से जो सवाल बनते हैं वो एकदम बेसिक सवाल बनते हैं संख्या पद्धति से। ठीक है, तो हम आज की क्लास में सीखेंगे कि संख्या पद्धति में किस प्रकार से सवाल सीटेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, सीटेट में संख्या पद्धति से सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संख्या प्रणाली में संख्याएं दो प्रकार से होती हैं। ठीक है, संख्याएं दो प्रकार से होती हैं। एक होता है, जैसे देखो नंबर्स कितने होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 9 और 10 के बाद 10, जैसे 10 हमने लिया तो 10 में फिर 1 आ गया, फिर 0 आ गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास केवल 10 डिजिट नंबर्स हैं, 0 to 9। ठीक है, इसीलिए इनको कहते हैं दार्शनिक संख्या पद्धति। ठीक है, या फिर डेसिमल नंबर्स। ठीक है, इनको बोलेंगे डेसिमल नंबर्स। ठीक, अब इन्हीं को लिखने के लिए जो प्रणाली होती है, जैसे इनको लिखना है, कुछ भी नंबर्स लिखना है तो राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, राइट टू लेफ्ट। राइट में ये होता है इकाई अंक, ये होता है दहाई, ये सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, ऐसे करके। यानी पहला जो होगा वो इकाई का होगा, फिर दहाई का, फिर सैकड़े का, फिर हजार का, फिर 10,000 का, फिर लाख का, फिर 10 लाख का। इस प्रकार से बाएं से दाहिनी दाएं से बाएं ओर, यानी ये अगर हमारा दाया है तो ये हमारा लेफ्ट है, राइट टू लेफ्ट आते हैं लिखते हुए। ठीक है, जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 12, 13, 14, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, तो ये 1,21,314 लिखा है। ठीक है, यानी इसमें हमने क्या किया है, 1 लाख जोड़ा है, फिर हमने क्या किया है, 21,000 जोड़ा है। ठीक है, फिर क्या किया है, 300 जोड़ा है, फिर हमने 10 दहाई जोड़ा है, फिर हमने 4 इकाई जोड़ा है। ठीक है, ऐसे करके तो ये देखोगे तो फिर वही 4, फिर 1, फिर 3, फिर 1, फिर 2 और फिर 1, वही नंबर प्राप्त हुआ, 1,21,314, 1,21,314। तो इसके आगे देखते हैं हम लोग, इसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अब देखते हैं, यहां से एक अंक आता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से। तो जैसे मान लीजिए कोई भी अंक लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, ये कोई संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 12,345। अब इसमें हमको 2 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताना है। क्या बताना है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ठीक, प्लेस का मतलब स्थान होता है, यानी कि स्थानीय मान। फेस का मतलब चेहरा, यानी जातीय मान भी इसको कहते हैं, स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है, तो देखिए आपको इसके याद करने के लिए एक तरीका बताते हैं।
जो प्लेस होता है एक ही व्यक्ति, जैसे आज मैं सूर्या क्लासेस पर हूं, अभी मैं आपको टीच कर रहा हूं, ठीक, सूर्या क्लासेस पर हूं तो मैं टीच कर रहा हूं, और मैं किसी शॉप पर खड़ा हूं तो भी मैं ही खड़ा हूं, यानी कि मेरा जो फेस है वो चेंज थोड़ी होगा। मैं सूर्या क्लासेस पे हूं, आपको टीच कर रहा हूं अभी, वो थोड़ी देर बाद किसी शॉप पे मैं कोई सामान खरीद रहा हूं, वहां भी मेरा फेस वही होगा जो यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन मेरा प्लेस चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? प्लेस। अभी मैं सूर्या क्लासेस पे, थोड़ी देर बाद मैं किसी शॉप पे। प्लेस क्या होता है? चेंज होता रहता है। इस दो का प्लेस अभी यहाँ है, अभी यहाँ हो जाएगा, अभी यहाँ हो जाएगा, चेंज होता रहेगा, यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है, और फेस वैल्यू कभी बदलती नहीं है। फेस वैल्यू कभी बदलती नहीं है, तो फेस वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। जबकि प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं? 2 लिखो, 1 2 3, जितने अंक हो उसके राइट साइड में उतने जीरो लिख दो। कितने जीरो? 3 जीरो। क्यों 3 जीरो? क्योंकि 3 अंक है। इसी प्रकार से 2-4 सवाल हम लोग करते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पर। इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, हमको सिर्फ सवाल हल करना है, वहां पे बहुत सारी जानकारियां हमको नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं क्या होगा। जैसे 3 4 2 1, अब यहाँ पर 2 का जो प्लेस वैल्यू होगा, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताओ, तो फेस वैल्यू तो 2 ही होगा, ठीक, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या करोगे? 2 लिखोगे, 2 के बाद कितने अंक हैं? 1 अंक है, 1 जीरो कर दोगे, ठीक है, 2 के बाद कितने अंक हैं? 1 अंक है और 1 जीरो कर दोगे। ऐसे ही 1 2 8 7 5 3 2, फिर कर दो, फिर 1 कर दो। अब इस वाले 2 का अगर बताना है, इस वाले 2 का प्लेस वैल्यू जो है और फेस वैल्यू बताना है, तो प्लेस वैल्यू तो 2 लिखोगे, 1 2 3 4 5 6, और 6 जीरो लगाओगे। क्यों 6 जीरो लगाओगे? क्योंकि इसकी दाहिनी तरफ 6 अंक हैं, 2 2 4 2 6। जबकि प्लेस वैल्यू निकालने के लिए प्लेस इसका हो गया, अब फेस वैल्यू निकालने के लिए 2 केवल। ऐसे ही 1 2 और लिखा है, इस 2 का अगर हमें प्लेस वैल्यू बताना होगा तो 2 लिखेंगे और सिंगल जीरो मारेंगे, क्योंकि इसके बाद एक सिंगल अंक है दाहिनी तरफ, और इसमें इसका अगर फेस वैल्यू बताना हो तो क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक। इसके आगे बढ़ते हैं। यहां से हमको एक सवाल कोई ना कोई मिलता है, और हम कोई एक सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा संख्या संख्या 56 93 387, 56 93 387 के अंक 9 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर कितना होगा? ठीक है, क्योंकि सीटेट का सवाल है, क्वेश्चन है आपका प्रश्न, ठीक है, सीटेट का सवाल है, और ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, उसने ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, ऑप्शन उसमें दे रखे हैं। 89 91, 89 91, 89 92, 89 9983 और 89 93, ये 3-4 ऑप्शन लिए गए। क्या पूछा है कि 9 का जो स्थानीय मान है, स्थान का मतलब प्लेस वैल्यू, और फेस वैल्यू का अंतर पूछा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब ये बताओ, ये देखो, ये 9 है ना, 9 का तो प्लेस वैल्यू जो होगा, प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, ये वाला ना, स्थान को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेस कहते हैं, कोई भी स्थान।
यानी प्लेस वैल्यू क्या करोगे, 9 लिखोगे। 9 1 2 3 4, राइट साइड कितने डिजिट है, 4 डिजिट, तो 4 जीरो लिखोगे ना, 4 क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। इसके बाद 9 का हमें फेस वैल्यू बताना है और फेस कभी चेंज होता नहीं, तो 9 का जो फेस वैल्यू होगा 9 और इसी का अंतर बताना था हमको, ठीक है। चलो यहां से कैरी लेते जाओगे तो यहाँ पे 10 1 आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा और यहाँ भी 9 आएगा, ठीक, और यहाँ पर 8 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 8 आएगा। 8 999, क्या लिखे थे हम, ये आया ना 8 999 1, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन बना लेते हैं 8 999 पहला ऑप्शन इसका सही करेक्ट होगा, ठीक है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इस प्रकार से यानी कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से एक सवाल पूछा जाता है, तो ऐसे हम लोग हल करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और संख्याओं का प्रकार जो है, संख्याओं के बारे में जानते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम का चैप्टर है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि संख्याओं के बारे में चर्चा न की जाए, ठीक। इससे पहले अगर आपको संख्याओं के बारे में अच्छे से जानना है तो संख्या पद्धति नाम का प्लेलिस्ट होगा नंबर सिस्टम नाम से, और वहां पर आप नंबर सिस्टम को देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर सिर्फ रिवीजन करते हुए हम लोग चलेंगे। तो संख्या जो होती है, यानी संख्या जिसको नंबर्स बोलते हैं, वो कई टाइप का होता है, ठीक है। नंबर्स में नंबर एक होता है आपका रियल नंबर, जिसका प्रयोग कर सकते हैं ना, वास्तविक संख्याएं, और एक होता है इमेजिनेशन यानी इमेजिनरी नंबर। क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। दूसरा होता है इमेजिनरी, पहला होता है रियल, ठीक है। रियल का मतलब ये हुआ कि जिसका हम भौतिक जीवन में प्रयोग कर सकें, वो सारे नंबर्स क्या हैं, वो सारे नंबर्स रियल नंबर है। जबकि जिनका हम प्रयोग नहीं कर सकते, केवल इमेजिनेशन करते हैं, वो सारे नंबर क्या हैं, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। अब रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं, जैसे पहला क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से शुरू होती हैं, यानी एक से शुरू होने वाली 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, कहां तक, इनफिनिटिव तक, अनंत तक, एक से शुरू होकर के और अनंत तक सारी संख्याएं कैसी हैं, सभी संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं, एन फॉर नेचुरल नंबर। इसके बाद दूसरा नंबर आता है आपका, अब यहीं पर प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के लिए, उनके वर्गों के योगफल के लिए और उनके घनों के योगफल के लिए फार्मूले क्रिएट होते हैं। तो फार्मूलों की चर्चा हम लोग अभी सवाल करते समय कर लेंगे, अभी सिर्फ इसको देखते हैं। दूसरा नंबर आता है होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, ठीक है। यही प्राकृतिक संख्याओं को यदि जीरो के साथ लिखा जाए, प्राकृतिक संख्याओं को यदि जीरो के साथ लिखा जाए तो वे संख्याएं क्या कहलाएंगी, होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी, ठीक। इसी के साथ आगे आता है पूर्ण संख्या के बाद आएगा पूर्णांक, इंटीजर्स। और इंटीजर्स जो होते हैं, अब इसका पहले हम रियल नंबर पढ़ लें फिर इमेजिनरी देखेंगे। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, आपने देखा कि जीरो के साथ में प्राकृतिक संख्याओं को यदि लिया जाए तो वे सारे नंबर्स क्या होंगे, पूर्ण संख्याएं होंगी, ठीक। आगे है आपका पूर्णांक। आगे क्या है, पूर्णांक जो है वो जीरो से दाहिनी तरफ यानी पॉजिटिव नंबर्स और जीरो से बाईं तरफ यानी नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। चलो 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन कहां तक, इनफिनिटी तक, और -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन कहां तक, -इनफिनिटी तक। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक रूप तथा उनके ऋणात्मक रूप और शून्य के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब यहीं पर सबसे अच्छा सवाल बनता है कि सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा। क्या सवाल बनेगा, सबसे बड़ा पूर्णांक। तो सबसे बड़ा पूर्णांक कोई कहेगा 1 है, फिर कहेगा कोई 2 है, फिर कहेगा कोई 3 है, ठीक, ऐसे ऐसे। तो अगला कोई ना कोई अगला नंबर आता जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा पूर्णांक हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं कौन सा होगा,
ठीक है। वैसे ही सबसे छोटा पूर्णांक भी कोई कहेगा -1 तो अगला बोल दिया कि -2, अगला बोला -3, यानी कि सबसे छोटा पूर्णांक और सबसे बड़ा पूर्णांक हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसको हमें जानना जरूरी है और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आता है इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, इसे सम संख्या कहते हैं, और ऑड नंबर यानी विषम संख्या। लेकिन यहाँ पर चर्चा हो रही है तो इसको कैसे छोड़ दिया जाए, इस पर भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन यानी जो भी 2 से डिविजिबल है नंबर्स, 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे नंबर्स क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। इसके विपरीत जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं वे सारे नंबर क्या कहलाएंगे, ऑड नंबर कहलाएंगे, ऑड नंबर कहलाएंगे। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हुए हम आगे देखते हैं प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या। ठीक है, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या और उसी के साथ में कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या, इसको भी देख लेते हैं। ठीक, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, ये 2 संख्याएं होती हैं। सबसे पहले अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, यानी वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड ना हो, जैसे 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। 2 को काटेंगे तो आप 1 से कटेगा और वो स्वयं 2 से कटेगा। उसके बाद कौन सा है, 3। 3 को अगर आप काटेंगे 1 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा। 4 को चेक करते हैं, 4 को काटेंगे तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, यानी कि यह भाज्य संख्या नहीं है। तो यहीं पर हम चेक करेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगी वो 4 होगी। क्यों, क्योंकि 4 1 से भी कट रहा है, 4 2 से भी कट रहा है, 4 3 से भी कट रहा है। जबकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। भाज्य संख्याएं वे हैं जो अभाज्य नहीं है, यानी जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हैं वे सभी संख्याएं क्या हैं, अभाज्य हैं। जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हैं वे सारी संख्याएं क्या हैं, भाज्य हैं। जबकि जिनके केवल 2 गुणनखंड हैं या 2 से कम 2 गुणनखंड हैं वे सारी संख्याएं क्या होंगी, अभाज्य होंगी। जैसे 2, 3, आगे 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, ऐसे करके। ठीक है, ये सारी संख्याएं क्या होंगी, अभाज्य होंगी। अभाज्य को बोलेंगे कोप्राइम, जबकि भाज्य को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं। अब भिन्नात्मक रूप में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आती, रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल एंड इरेशनल नंबर देखते हैं इनको भी। यानी कि क्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक, परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें भिन्न के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, जबकि भिन्न का जो हर होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, यानी p/q के रूप में व्यक्त किया जाए और q ≠ 0, जैसे 1/2, 2/3, 3/4, ये सारी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या। इसके अतिरिक्त जैसे 5 है, 6 है, 7 है, जो जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वे भी परिमेय संख्याएं होंगी। क्यों, क्योंकि 5 का बटा 1 लिख सकते हो आप, 6 का बटा 1 लिख सकते हो, 7 का बटा 1 लिख सकते हो, और 1 क्या है, 0 से बड़ा है ना, 0 के बराबर थोड़ी है 1 का मान। तो ये सारी संख्याएं परिमेय। इसके विपरीत जो परिमेय संख्याएं नहीं वे सारी अपरिमेय हैं, यानी कि p/q के रूप में व्यक्त किया जाए और q = 0 हो जाए, जैसे 0 है। ठीक है, ऐसी ये सारी संख्याएं जो है, 0 तो वैसे फिलहाल 0 क्या, 1/0 है, 2/0 है। ठीक, और जिसके नीचे 0 बैठ जाता है वो क्या होता है, इंफिनिटिव उसका मान हो जाएगा, कैन नॉट फाइंड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो परिमेय संख्याएं नहीं है वे सारी अपरिमेय। ठीक, संख्याओं में इतनी संख्याएं हम लोगों ने देखा। आगे आता है उत्तरवर्ती और अनुवर्ती। ठीक,
उत्तरवर्ती का मतलब हुआ ठीक पहले, ठीक, किसी भी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले की जो संख्या होती है उसको पूर्ववर्ती, और यानी पूर्ववर्ती और अनुवर्ती दो देखते हैं। संख्याओं के बारे में दो संख्याएं होती हैं, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती, एक में देख लेंगे। इसका अंग्रेजी नाम अगर याद कर पाए तो वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। एक होता है पूर्ववर्ती और एक पूर्ववर्ती संख्या, और अगला होता है अनुवर्ती संख्या। क्या होता है? अनुवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? जैसे कोई संख्या है x, तो x का पूर्ववर्ती होगा x माइनस 1, और जबकि कोई संख्या x है तो x का अनुवर्ती होगा x प्लस 1, ठीक है। आगे आने वाली संख्या जो है वो अनुवर्ती होगी, जबकि पिछली संख्या जो है वो क्या होगी? पूर्ववर्ती। जैसे 12 है तो 12 का जैसे 12 है तो 12 का पूर्ववर्ती होगा 11, 12 माइनस 1, जबकि अनुवर्ती होगा क्या? 12 प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा? 13, ठीक है। ऐसा आप लोग कर पाएंगे पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं, यहां से पूछा जा सकता है, ठीक। इसके आगे आता है विभाजिता का नियम, फिर आते हैं दशमलव संख्याएं, ठीक। अगर ये सारी चीजें आप जानते रहेंगे तो बदमाश में ये सब कुछ आपको फायदेमंद हो सकता है। लेकिन विभाजिता का नियम जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट सवाल ले लेंगे 2-3, और सवाल के माध्यम से हम लोग हल कर पाएंगे, क्योंकि आज नंबर सिस्टम एक ही क्लास में समाप्त करना है तो नहीं हो पाएगा एक साथ में। जैसे कोई क्वेश्चन है, चौदह 38 65, क्या है? 14 38 65 निम्न में से किससे विभाजित है? विभाजित है, ठीक है। ये प्रश्न है आपका, आपको ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है 3 4 8, 3 4 8, दूसरा ऑप्शन है 3 5 9, 3 5 9, चौथा तीसरा ऑप्शन 2 3 4 5, चौथा ऑप्शन 5 10 7, ठीक है। ये सारे ऑप्शन है। तो हम लोग एक बार इसी सवाल के माध्यम से ही समझेंगे, विभाजिता का नियम समाप्त हो जाएगा, ठीक। विभाजिता का नियम रिवीजन करवा दे रहे हैं रफली। 2 से विभाजित होने के लिए संख्या का अंतिम अंक इवन अंक होना चाहिए, ठीक है। अंतिम अंक जो होगा इवन यानी सम संख्या होना चाहिए। 3 से विभाजित होने के लिए अंकों का योगफल जो है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। 4 से विभाजित होने के लिए अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो या अंतिम 2 अंक पर शून्य हो। 5 से विभाजित होने के लिए अंतिम अंक 5 हो या फिर शून्य हो। 6 से विभाजित होने के लिए संख्या को 2 और 3 से विभाजित होना पड़ेगा। 7 से विभाजित होने के लिए आप लोग डायरेक्ट टेबल पढ़ दीजिएगा, क्योंकि वहां नियम आपको याद नहीं रहेगा। यही आपको अगर याद करना है तो 7 से विभाजित करने के लिए आपको अंतिम जो अंक होगा उसके साथ क्या करना है कि उस अंक का दोगुना करके शेष अंक में से घटा देना है। जैसे 343 है, 343 है तो अंतिम अंक का 2 गुना करो, 3 दूना अच्छा, और शेष में से घटा दो। 34 में से 6 घटाओगे क्या आएगा? 28, और इसको अगर आप 7 से भाग दोगे तो वो कटना चाहिए, ठीक। ये करना है, नहीं तो आप चेक कर लीजिए। 8 से विभाजित होने के लिए संख्या के 3 अंकों को, अंतिम 3 अंकों को 8 से विभाजित होना चाहिए, नहीं तो अंतिम 3 अंक शून्य होना चाहिए। 9 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंकों का 9 से विभाजित होना आवश्यक है।
10 से विभाजित होने के लिए अंतिम अंक 0 होना चाहिए। ठीक है, ये है विभाजिता का नियम। अब हम सवाल करते हैं कि हमारा सवाल क्या दिया गया है। ठीक, सवाल क्या दिया गया है। क्वेश्चन है 14, 38, 65 किससे किससे विभाजित है। तो सबसे पहले तो ये किससे विभाजित है, ये 5 से विभाजित है, क्योंकि अंतिम अंक क्या है 5 है। ठीक, 5 वाला ऑप्शन कौन कौन सा है, एक है, बी है और डी है। ठीक, बी और डी में कंफर्म करना है। अब देखते हैं अंकों को जोड़े, 4 1 5, 5 3 8, 8 8 16, 16 6 22, 5 27 और 27 जो है वो 3 से विभाजित है, 27 जो है वो 9 से भी विभाजित है। यानी ये संख्या 5 के साथ 3 और 9 से भी विभाजित है। ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा हो तो वही ऑप्शन आपका सही होगा, और ऐसा ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक, ये हुआ आपका विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम कर पाएंगे ऐसे सवाल। ठीक, यहां से प्रश्न बनते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ से सवाल करेंगे, और हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा तरीके को सीटेड स्पेशल के लिए। अब हम क्या करेंगे कि रिवीजन के तौर पे डायरेक्ट सवाल लिखेंगे और सवाल के माध्यम से उस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो कल से हम लगभग 10 सवाल प्रतिदिन करेंगे और 10 क्वेश्चन, वो 10 टॉपिक कवर करेगा आपका। ठीक है, ठीक, 10 क्वेश्चन 10 टॉपिक समाप्त करेगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को समाप्त करके कल अगली क्लास में समाप्त हो जाएगा नंबर सिस्टम, क्योंकि पहली क्लास थी, काफी दिनों से हम लोग क्लास नहीं कर पा रहे थे। तो अभी सीटेट एग्जाम को 10 से 15 दिन क्या, अभी जल्दी में स्टार्ट है, तो जिसका लास्ट में होगा उसको समय मिल जाएगा। हालांकि 5 से 6 दिन में हम लोग अगर 10 टॉपिक डेली कवर करेंगे तो 5 दिन में 50 टॉपिक कवर कर पाएंगे। और सीटेट में थ्योरी पोर्शन ज्यादा आता है जबकि न्यूमेरिकल पोर्शन कम आता है, यानी 15 क्वेश्चन आपको शिक्षण शास्त्र का मिलेगा और 15 ही टॉपिक का मिलेगा। ठीक है, 15 टॉपिक आपको कवर हो सकता है कि हम 5 दिन में कवर कर पाए। ठीक, 15 जो शिक्षा शास्त्र का आएगा उसके लिए कुछ ना कुछ सोचा जाएगा, नहीं तो आप पढ़ते रहिए। ठीक, तब तक के लिए आप लोग सूर्या क्लासेस में बने रहिए। थैंक यू।